हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत। और इस वीडियो को जो हमारी चर्चा का विषय है वो है बाइपोलर डिसऑर्डर्स अर्थात द्विध्रुवीय विकार। नाम से ही स्पष्ट है कि ये किस प्रकार की मानसिक बीमारी होती है। शुरुआत करते हैं परिभाषा से कि उन्माद या अवसाद यानी कि मैनिया और डिप्रेशन के जो लक्षण हैं अगर व्यक्ति में बार बार होते हैं तो उन्हें में द्विध्रुवीय विकार यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है। अब हम इस वीडियो में बार बार समय वेस्ट ना करते हुए बाइपोलर डिसऑर्डर वर्ड की जगह हम बीपीडी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। द्विध्रुवीय विकार की जगह हम क्या करेंगे? बीपीडी। अब दूसरे शब्दों में किसको हम कहें? व्यवहार के एक छोर से दूसरे छोर तक मूड में आपकी मनोदशा में जो बदलाव आता है और वो भी असामान्य बदलाव, सामान्य बदलाव नहीं आता है, उसे हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। आप देख लीजिए, एक स्केल ले लीजिए, ठीक है। व्यवहार का एक स्केल होता है, एक एंड पर होता है डिप्रेशन यानी कि अवसाद और दूसरे एंड पर होता है मैनिया और उसको बोलते हैं उन्माद। ये एक बिहेवियरल स्केल है, जैसे रूलर होता है ना हमारा, 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर जितना बड़े आप ले सकते हैं। इसी प्रकार बिहेवियर का भी एक स्केल होता है और उसके एक एंड पर मैंने बताया डिप्रेशन, दूसरे एंड पर मैनिया। तो जो व्यक्ति एक छोर से दूसरे छोर पर व्यवहारिक रूप से अपने व्यवहार का प्रदर्शन करता है, कभी कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए वो डिप्रेशन में चला जाता है, फिर वो बीच की स्थिति आती है, नॉर्मल होता है, फिर वो मैनिया उन्माद जैसा व्यवहार करता है। क्या सिम्टम है वो हम चर्चा करेंगे इसमें। तो अगर ये अल्टरनेटिंग होता रहता है, कभी उन्माद से अवसाद या अवसाद से उन्माद यानी मैनिया से डिप्रेशन, डिप्रेशन से मैनिया, इस प्रकार के वो एपिसोड्स व्यक्ति जब दिखाता रहता है वो दोनों व्यवहार के दोनों एंड पर, छोर पर, तो हम कह सकते हैं कि द पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम बाइपोलर डिसऑर्डर यानी उस व्यक्ति को द्विध्रुवीय विकार की समस्या है। ये है बेसिक फंडामेंटल बाइपोलर डिसऑर्डर। DSM-5 में भी इसी प्रकार से इसको डिफाइन किया गया। ये क्या है? ये एक प्रकार की पर्याक्रमिक, ठीक है, पर्याक्रमिक होती है ऑल्टरनेटिंग, एक से दूसरे प्रकार के व्यवहार में गहन संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति होती है। मतलब जब हम डिप्रेशन स्टेट होती है या फिर मैनिया होती है, मैनिक स्टेट होती है, उसमें व्यक्ति क्या है, वो एक इमोशनल संवेगात्मक जो फीलिंग है उसकी, उस प्रकार का व्यवहार होता है और वो उसकी अभिव्यक्ति करता है, उसको मैनिफेस्ट करता है, हमें दिखाता है, दूसरा व्यक्ति उसको आसानी से ऑब्जर्व कर सकता है। तो ये एक डीप इमोशनल स्टेट जो होती है उसको ये इस प्रकार का व्यवहार व्यक्ति को दिखाता है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, उसके एक डायग्नोसिस क्राइटेरिया मैं डिस्कस करूंगा, उसके आधार पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं वो सफर कर रहा है बीपीडी से। अब परिचय की बात आती है। द्विध्रुवीय विकार यानी कि बीपीडी एक मनोवैज्ञानिक विकार होता है, ये आप सबको पता है, एवरीवन नोज दिस। मैनिक डिप्रेसिव वायरस को कहा जाता है ना कि मैनिक डिप्रेसिव बिहेवियर भी है, या इसको बाइपोलर डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ मैनिया एक तरफ डिप्रेशन। इस प्रकार की मानसिक स्थिति में मनोदशा में बार बार असामान्य बदलाव होते रहते हैं, अबनॉर्मल चेंजेस मूड में। आपको जो व्यक्ति का मूड होता है, जिसको कहते हैं मेरा मूड खराब है, यार आज मूड बहुत अच्छा है, चलो कैंटीन चलते हैं, जैसे आप स्टूडेंट्स कई बार ऐसी चर्चा करते हैं, तो उस मनोदशा में असामान्य व्यवहार अगर बार बार होता है तो व्यक्ति क्या है, उससे जरूर बीपीडी से वो सफर कर रहा है, ठीक है। जो अवसादग्रस्त से उन्मत्त या उसके विपरीत मनोदशा में ऑल्टरनेटिंग व्यक्ति की मनोशारीरिक क्षमताओं पर गहरा नकारात्मक असर डालती है। कहने का मतलब यह है कि जब ऑल्टरनेटिंग बिहेवियर व्यक्ति दिखाता है तो उसकी जो मनोदशा है, उसका जो व्यवहार है, उसकी जो डे टू डे लाइफ है, उसमें बिल्कुल नेगेटिव इफेक्ट इस चीज का पड़ता है। क्योंकि जब देखिए ऐसी बात है कि हर व्यक्ति के अंदर ऑल्टरनेशन होता है मूड का, कभी वो थोड़ा सा उसका मूड खराब होगा, कभी मूड अच्छा हो सकता है, ये हफ्तों नहीं चलता है, ये उसके जीवन में बाधक नहीं है। लेकिन अगर ये स्थिति अगर डिप्रेसिव स्टेट में है और प्योर डिप्रेसिव स्टेट में है तो, और वो उसके जीवन की गुणवत्ता पर, उसकी लाइफ पर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, या बहुत ज्यादा मैनिक है, अति उत्साहित है, तो क्या है, उसके जीवन पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाला जा रहा है उस व्यवहार के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि वो उसे सफर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप में और हम में भी थोड़ी सी डिप्रेशन कभी कभी हो जाता है हमारे को, कोई आपको कुछ बात कह दे या कोई आपको जो कुछ मिलना चाहिए था
जो आप चाह रहे थे वो नहीं मिला, मतलब ऐसी स्थिति जब आ जाती है, हम अकेला सा एक बार आप बैठ जाते हैं, अकेले चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ अपनी विचारधारा में मग्न हो जाते हैं और हमारा मूड खराब हो जाता है। हम किसी को हमसे कोई बात करता है तो हमें गुस्सा आता है। फिर कई बार ऐसा होता है कि हम बड़े खुश होते हैं, चलो दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, घूमने जाते हैं, कई बार बाजार में शॉपिंग करते हैं। ये हम सबके साथ होता है। लेकिन अगर ये एक्सट्रीम केस है, और एक्सट्रीम केस का मतलब है अगर ये हमारे जीवन की गुणवत्ता में, जीवन हमारे डेली कार्यों में इंटरफेयर करने लगे, तो हमें समझना चाहिए कि व्यक्ति क्या है, बीपीडी का शिकार हो चुका है। ये कहते हैं कि मूड बदलने के साथ साथ क्या होता है, बॉडी की जो एनर्जी है, शारीरिक ऊर्जा है, और जो गतिविधियां है, उसके स्तर में भी बदलाव आ जाता है। जैसे अगर आप बहुत खुश हैं तो क्या होगा कि आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, और अगर आप दुखी हैं, डिप्रेशन में हैं, तो क्या होगा, एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। और वहीं पर व्यक्ति अगर बीपीडी से ग्रस्त है तो उसका तो एनर्जी लेवल अगर डिप्रेशन स्टेट में है तो बहुत कम हो जाएगा, और अगर उसको मैनिक स्टेट, उसका एनर्जी लेवल है बहुत हाई हो जाता है। हमें इस चीज को बहुत बारीकी से नजर रखनी होती है, ठीक, कि व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। तो ये सारी की जो सारी स्थिति है, ये दर्शाती है बीपीडी को, यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर को। यह आमतौर पर रोजमर्रा और सामाजिक कामकाज में गंभीर क्षति का कारण बन सकता है। कौन? बीपीडी। जैसे कि आप डेली की एक्टिविटीज करते हैं, आपको समाज में तो कार्य करते हैं, आप अपने व्यवसाय में या प्रोफेशन में कोई जब आप जाते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर व्यक्ति बीपीडी का शिकार है तो क्या होगा, आपकी गुणवत्ता ऑटोमेटिकली कम हो जाए, यानी आपकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है। ठीक, तो ये कुछ ओवरव्यू था बीपीडी के बारे में, परिभाषा और परिचय। अब इसके प्रकार हम देखते हैं, टाइप्स ऑफ बीपीडी। मुख्य रूप से जो बीपीडी है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहली बात है बाइपोलर डिसऑर्डर 1, द्विध्रुवीय विकार 1। ठीक, इसको हम कहते हैं, ये DSM-5 ने इसको डिफाइन किया है। वो ये कहते हैं कि कम से कम एक उन्मादी प्रकरण का उपस्थित होना। अगर व्यक्ति के अंदर मिनिमम एटलीस्ट 1 मैनिक एपिसोड है तो कहा जा सकता है कि व्यक्ति बाइपोलर 1 से सफर कर रहा है। क्लियर? दूसरा प्रकार है बाइपोलर 2, जिसको हम इस वीडियो में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, द्विध्रुवीय विकार 2। वो कहता है कि कम से कम एक गहन अवसादग्रस्त प्रकरण, वो भी कितने दिन तक? 2 सप्ताह तक, यानी आदमी डिप्रेसिव स्टेट में रहे और डीप डिप्रेसिव स्टेट में रहे 2 वीक तक। उन्हें कम से कम ऐसे हाइपोमेनिया का एक प्रकरण का अनुभव हो जो लगभग 4 दिन तक चले। तो ये बीपीडी 2 यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर की एक की फीचर जो हम कह सकते हैं, इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है कि व्यक्ति कम से कम 2 सप्ताह तक एक डीप डिप्रेसिव स्टेट में रहे, और कम से कम एक प्रकरण उसके साथ ऐसा हो कि हाइपोमेनिया या मैनिक स्टेट में रहे, और मैनिक स्टेट भी लगभग 4 दिन चले लगातार, तो कहा जा सकता है कि इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम बीपीडी 2। और एक तीसरा है चक्र विक्षिप्त, चक्र विक्षिप्ति, विक्षिप्ति कहते हैं इसको हिंदी में, साइक्लोथेमिया, इंग्लिश में बोला जाता है इसको साइक्लोथेमिया। ये है इस प्रकार के जो डिसऑर्डर है, जो बाइपोलर डिसऑर्डर है, उसमें हाइपोमेनिया और अवसाद के एपिसोड जो दोनों होते हैं। ठीक है, मैनिया का भी एपिसोड होता है और अवसाद का भी होता है, लेकिन जो उनकी इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है, वो बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2 में होती है उससे कम। समझ में आया आपको? कहने का अर्थ यह है कि साइक्लोथेमिया के अंदर दोनों प्रकार के एपिसोड व्यक्ति के अंदर होते हैं, अवसादग्रस्त और हाइपोमेनिया, लेकिन उनकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती है बाइपोलर 1 में होने वाले और बाइपोलर 2 में होने वाले मैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड से। क्लियर? तो 3 प्रकार के हैं, बाइपोलर 1, बाइपोलर 2 और साइक्लोथेमिया। अब क्राइटेरिया क्या है इसका? डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अर्थात नैदानिक मापदंड। पहले हम बात करेंगे उन्मादी एपिसोड की, मैनिक स्टेट की बात करेंगे, उसमें किस प्रकार व्यक्ति को हम ये डायग्नोस करें कि व्यक्ति उन्मादी एपिसोड से, उसका जो अभी चल रहा है वो उन्मादी एपिसोड चल रहा है। ठीक, पहली बात, असामान्य रूप से अधिकांश दिन का मतलब पूरे दिन में से ज्यादातर टाइम वो क्या करता है,
और हर दिन, ये 2 पॉइंट याद रखें हमेशा, ये बार-बार हम इस्तेमाल करेंगे। अधिकांश दिन का मतलब दिन का ज्यादातर हिस्सा और लगभग रोज, लगातार, विस्तृत या चिड़चिड़ा मनोदशा की अवधि चिड़चिड़ापन दिखाता है। उसके साथ-साथ जो कम से कम 1 सप्ताह तक चलती हो। ये देखें, दिन में ज्यादातर व्यक्ति चिड़चिड़ा रहे और हर रोज रहे और 1 सप्ताह तक ये स्टेज उसकी चले। पहला क्राइटेरिया ये है। इसको आपने ऑब्जर्व कर लिया। दूसरी बात आती है खराब मनोदशा। अगर मूड आपका खराब है, उसको मूड डिस्टर्बेंस ही कहते हैं, कि अवधि के दौरान जो मैं अभी लक्षण डिस्कस करूंगा आपके सामने, उसमें से कम 3 लक्षण व्यक्ति में मौजूद होने चाहिए। उससे अधिक भी हो सकते हैं। जब व्यक्ति का खराब मूड हो, खराब मूड का मतलब मैनिक स्टेट में वो हो, मैनिक स्टेट में है, तो उनमें से पहला तो क्राइटेरिया मैंने बताया कि हर दिन और लगभग सारा दिन ये मनोदशा की जो स्थिति है वो खराब उसकी रहे और 1 सप्ताह तक वो चले। 1 वीक का क्राइटेरिया है आपके मैनिया में। अब उसके साथ-साथ अगर निम्नलिखित जो मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने, उनमें से 3 या उससे अधिक वो लक्षण दिखाता है, तो समझ लीजिए कि व्यक्ति बाइपोलर डिसऑर्डर से सफर कर रहा है। पहला है अत्यधिक उच्च आत्मसम्मान की भावना, सेल्फ एस्टीम की जो फीलिंग होती है बहुत हाई होती है। दूसरा है नींद की कम आवश्यकता, कम रिक्वायरमेंट होती है नींद की व्यक्ति को, बहुत नींद उसको सोता ही कम है। सामान्य से ज्यादा बातें करना, बहुत ज्यादा बातें करना, बातूनी हो जाना, ठीक, ये भी एक बड़ा लक्षण है। मुक्त विचारों की उड़ान, यानी जो थॉट प्रोसेस है वो फ्री फ्लो है। तीसरा है आसानी से ध्यान भटकना, किसी भी एक चीज पर ध्यान लगाने में बहुत बड़ी कठिनाई, ऐसी गतिविधियों में लिप्त होना जिनका परिणाम खतरनाक या दर्दनाक हो सकता है, ऐसे काम करना, ऐसे व्यवहार करना जो कि उसके लिए बाद में खतरनाक साबित हो सकते हैं या बहुत पेनफुल साबित हो सकते हैं। जब फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैनिक स्टेट में है तो जितना पैसा था सारा उड़ा देना, बाद में परेशानी हो जाती है, बहुत ज्यादा परेशानी। अगर जितना पैसा था आपने एक सप्ताह में, 2 सप्ताह में सारा उड़ा दिया दोस्तों के साथ मिलकर इधर उधर करके, फिर बाद में जब आप नॉर्मल स्थिति में व्यक्ति आएगा क्या होगा, तो परेशानी उसको हो सकती है। ऐसे व्यवहार में सम्मिलित होना, कई बार व्यक्ति जो इस टाइप बाइपोलर डिसऑर्डर के जो सफर करते हैं वो क्या करते हैं, उन्मादी जब स्टेट में होते हैं, मैनिक स्टेट में होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ड्रग्स लेना शुरू कर देते, नशा करना शुरू कर देंगे। क्या हो, बाद में जब नशा कम होगा, जब वो स्टेट नॉर्मल स्टेट में व्यक्ति आएगा, तो क्या देखेगा अपने आप को, उस समय बहुत परेशानी में पड़ सकता है। अगर ऐसा भी कोई करता है तो ये भी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। और मूड डिस्टर्बेंस के दौरान दैनिक जीवन में उसको एक दखल महसूस करना, मतलब आपकी जो डे टू डे एक्टिविटीज के है उसके बीच में इंटरफियर करना, अगर आपका मूड डिस्टर्बेंस है व्यक्ति का, तो भी उसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर की कैटेगरी में रख सकते हैं, वो भी उन्मादी कैटेगरी। ठीक, तो ये जो लक्षण डिस्कस किए इसमें 3 या 3 से अधिक को दिखाता हो और खराब अगर उसका मूड है और 1 हफ्ता तक वो चले, अधिक लगभग सारा दिन और लगातार चले, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है सफर कर रहा है किसी से, बीपीडी से। अब दूसरा उसका जो पार्ट है, व्यवहार का जो कॉन्टिनम है, स्केल है, वो है अवसादग्रस्त प्रकरण। पहला मैनिक हो गया, अब दूसरा हो गया अवसादग्रस्त, डिप्रेसिव स्टेट। अब इसकी बात है, याद रखें, मैनिक में 1 सप्ताह, अवसादग्रस्त प्रकरण में 2 सप्ताह तक। व्यक्ति अगर डिप्रेसिव स्टेट में रहता है अधिकांश दिन और लगभग हर दिन 2 सप्ताह तक लगातार, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति डिप्रेसिव स्टेट में है और बीपीडी से वो ग्रस्त है। लेकिन उसके साथ साथ उसको 5 लक्षण दिखाने होंगे निम्नलिखित इनमें से। कौन कौन से लक्षण है? अवसादग्रस्त मनोदशा या निराश महसूस करना, मतलब पूरी तरह से उदास, अकेला, निराश, सारी की सारी चीजें, अकेला बैठे रहना, किसी से कोई बात नहीं करना, सारा दिन चेहरे पर उदासी छाई रहना, ये अगर लक्षण है तो ये भी कैसा हो, लगभग सारा दिन रहे, हर दिन रहे और 2 सप्ताह तक स्थिति बनी रहे। तीसरा है कोई भी स्थिति आए, कोई भी वस्तु आए, कोई भी व्यक्ति आए, किसी में कोई आनंद, कोई मजा उसको नहीं लेना, सब में उनको आप ना कोई रुचि लेना, ना कोई खुशी महसूस करना, कोई घर में कितना अच्छा काम हुआ तो भी उसको कोई इंटरेस्ट उसमें नहीं लेना, ये आप देख सकते हैं, दूसरा नैदानिक क्राइटेरिया। तीसरा है व्यक्ति का वजन, वेट बढ़ना अचानक से या घट जाना।
अचानक का मतलब ये नहीं है कि एक ही दिन में 10 लड़का 50 किलो का तो 100 किलो का हो गया, ऐसा नहीं है। मतलब आपका जो प्रीवियस बॉडी वेट है उसका 5% बॉडी वेट में बदलाव आ जाना। अगर 100 किलो का है तो उसके अंदर 105 किलो का हो जाता है इसी स्थिति के दौरान, तो अंदाजा में लगाया जा सकता है कि कुछ ना कुछ खास बात इसमें है, कुछ ना कुछ विकार की समस्या इसमें है। और नींद की समस्या है, नींद न आना, ना ही सोना, बेचैनी होना सोते वक्त, और वो भी याद रखें लगातार 2 सप्ताह तक। एक दिन आपको बेचैनी हो गई, 2 दिन हो गई, ये मत समझना कि आपको डिप्रेसिव स्टेट में आ गया। वीडियो में सर ने बताया था अब तो मर गए, हम तो बीमार हो गए, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया। जी नहीं, 2 सप्ताह तक लगातार हो। अरे अकेला एक नींद आना कारण नहीं है, बहुत सारे लक्षण आपको देखने पड़ेंगे। 5 लक्षण इसमें व्यक्ति दिखाए तब। थकान या ऊर्जा की कमी, हमेशा कुछ बिना कुछ किए ही व्यक्ति अपने आप को थका हुआ महसूस करता है और सोचता है कि उसके अंदर ऊर्जा है ही नहीं। ठीक है, नाकाबिलियत, वर्थलेसनेस, कि मैं किसी काम का नहीं हूं, ये विचार आना उसके अंदर। और अत्यधिक अनुचित अपराध बोध की भावना, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना, मान लिया जाए कि धूप बहुत ज्यादा हो गई जिसके कारण से पौधे कुछ सूख गए, तो उसको ये लगेगा, ऐसे व्यक्ति को जो धूप हुई है ना, ये मेरे कारण ज्यादा हुई क्योंकि मैं अपराधी हूं, मैंने पाप किए हैं, इस कारण से धूप ज्यादा हो गई, गर्मी ज्यादा हो गई और पौधे सूख गए सारे। इस प्रकार की अपराध बोध की भावना उसके अंदर, बेकार की, अतर्क संगत, इरेशनल, इस टाइप के विचार प्रक्रिया उसके अंदर ना, इस प्रकार का व्यवहार वो प्रदर्शित करे। ठीक, फिर है सोचने, ध्यान लगाने, अब निर्णय लेने की क्षमता तो अपने आप गिर जाती है। अगर वो कम हो जाए तो ये भी एक नैदानिक क्राइटेरिया है। और मृत्यु और आत्महत्या की अविरल विचारधारा, व्यक्ति के अंदर बार बार ये आने लगता है कि मैं बेकार हूं, यहां पर मेरा आना बेकार है, मुझे मर जाना चाहिए, या ये लोग जो है, ये समाज खराब है, वो किसी की हत्या करने की सोचे या बार बार स्वयं को मारने की सोचे या ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करे, तो हमें समझ लेना चाहिए, अंदाजा लगा लेना चाहिए कि व्यक्ति जो है बीपीडी 2 से सफर कर रहा है। तो ये 2 नैदानिक मापदंड थे, 2 क्राइटेरिया थे, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, किसके? बीपीडी 2 के। अब बीपीडी की जो है बाइपोलर डिसऑर्डर की विशेषताएं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करते हैं, लगभग वही है। वो है बीपीडी क्या है, लगभग 25 वर्ष की एक औसत है, एवरेज एज है। तो बीपीडी अपने लक्षण दिखाना शुरू करता है। तो एवरेज एज अगर माना पूछा जाए आपसे तो कितनी होती है बीपीडी की? 25 वर्ष। अर्थात आप एडोलसेंट पार करके एडल्टहुड, आप यंग एडल्ट अगर हम कह सकते हैं, उस स्थिति में होता है, तब बाइपोलर डिसऑर्डर व्यक्ति अपने लक्षण दिखाना शुरू करता है। ठीक, दूसरी विशेषता है अवसादग्रस्त का जो समय है, जो एपिसोड है, कम से कम 2 सप्ताह तक रहता है। ये रहना ही चाहिए। अगर इससे कम है तो हम व्यक्ति को बीपीडी से ग्रस्त नहीं मान सकते। उन्माद की जो स्थिति होती है वो कई दिनों तक चल सकता है और लगभग कई हफ्तों तक, 1 हफ्ता मिनिमम है उसका। यानी कि अवसादग्रस्त 2 वीक है डिप्रेसिव स्टेट, और मैनिक स्टेट है 1 वीक। ठीक, ये इसकी विशेषता। अब बीपीडी मानसिक मनोशारीरिक ऊर्जा में असंतुलन का कारण बनता है, अर्थात जो हमारी साइकोफिजियोलॉजिकल एनर्जी होती है उसको डिस्टर्ब कर देता है बीपीडी, क्योंकि कभी हम डिप्रेसिव स्टेट में हैं लगातार 2 सप्ताह तक, और कभी व्यक्ति मैनिक स्टेट में 1 सप्ताह तक। तो क्या होगा, जो साइकोफिजियोलॉजिकल एनर्जी है वो पूर्ण रूप से डिस्टर्ब हो जाती है, व्यक्ति असहाय सा महसूस करता है और अपने दैनिक जीवन के साथ साथ अपने ऑक्यूपेशन में, समाज में बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे पाता, ना परफॉर्म वो कर पाता है। ठीक है, मूड स्विंग, मूड स्विंग होता है ना, एक चीज से दूसरी चीज में, बीपीडी की मुख्य विशेषता हो, चीफ की कैरेक्टरिस्टिक्स, स्विंग होना एक से दूसरे में, एक प्रकार से दूसरे प्रकार में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बीपीडी की अगर कोई की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछना चाहे तो आपको 2 शब्दों में जवाब देना है, मूड स्विंग, मनोदशा में परिवर्तन या बदलाव। जो आपका नॉर्मल बिहेवियर है, व्यक्ति उससे अब नॉर्मल की तरफ चलने लगता है, उसका डेविएशन हो जाता है। नॉर्मल व्यवहार हमारा है, अगर व्यक्ति बीपीडी से सफर करता है तो वो उसका एक वेरिएंस दिखाता है नॉर्मल व्यवहार से। ठीक, जो अगली जो विशेषता है वो है अनुवांशिकी, जेनेटिक्स, पर्यावरणीय कारक या कोई इमोशनल ट्रॉमा। ये मुख्य रूप से कारक होते हैं जो कि बीपीडी के कारण बनते हैं। ठीक, तो यानी कि आपको बीपीडी अपने माता पिता से उपहार में भी मिल सकता है। दोस्तों, अब इसके शरीर पर क्या परिणाम पाते हैं, क्या फंक्शनल इसके इंपैक्ट है बॉडी पर बीपीडी के, तो वो कुछ मनोशारीरिक परिणाम है
जो हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये क्या है, कार्यों की कुशलता और उसको जल्दी से करने में व्यक्ति की क्षमता में बाधा बनता है। अगर आप काम को ढंग से करने में और कुशलता से करने में परेशानी का व्यक्ति महसूस करने लगता है, सबसे पहली बात है ये सबसे बुरा असर उसका पड़ता है। किसी प्रकार का कोई काम हो, कपड़े पहनने हो, भोजन करना हो, या कोई रोजमर्रा काम है, या आपका ऑक्यूपेशन से रिलेटेड कोई कार्य है, तो उसे व्यक्ति क्या करता है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे पाता, बहुत अच्छी कुशलता से उस काम को नहीं कर पाता। तो सबसे बुरा असर ये पड़ता है बीपीडी का। दूसरा असर पड़ता है, अगर व्यक्ति की मनोदशा बार बार बदलती है, इसमें मूड स्विंग होता है। मूड स्विंग होने से क्या है, नींद नहीं आ पाती। नींद नहीं आएगी तो बॉडी अच्छे से रिकवर नहीं होगी। रिकवर नहीं होगी तो आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक घट जाएगा। निर्णय लेने की क्षमता, ध्यान लगाने की क्षमता और तर्क संगत विचार प्रक्रिया, ये सब इनमें सारी की सारी परेशानी आ जाएगी। छोटा छोटा निर्णय भी लेना है कि आपको अभी क्या काम करना है, कौन सी एक्टिविटी करनी है, अब भोजन करना है कि नहीं करना है, ये सारे डिसीजन मेकिंग होती है। छोटी छोटी बात कर रहा हूं मैं, बड़े निर्णय लेने की बात छोड़ दीजिए, आप एक चीज पर ध्यान नहीं लगा पाएंगे। तो ये दूसरा बहुत गहरा असर पड़ता है बीपीडी का व्यक्ति पर। तीसरा पड़ता है, जो आपका मूड स्विंग होता है उसके कारण जो आपके जो कॉग्निटिव रिसोर्सेज हैं, क्योंकि आप एक व्यक्ति डिप्रेसिव स्टेट में एक बार तो फिर मैनिक स्टेट में हो जाएगा, तो क्या होगा, जो कॉग्निटिव रिसोर्सेज है उनका बहुत ज्यादा यूज होने लगता है, अत्यधिक यूज होने लगता है। उसके कारण मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति अपने आप को थका हुआ महसूस करता है। साइकोलॉजिकल फैटीग से वो ग्रस्त होने लगता है। साइकोलॉजिकल फैटीग से ग्रस्त होने लगा व्यक्ति, समझ लीजिए उसको और बीमारियां भी घेरने लगती हैं। ठीक। और जो चौथी जो बुरी स्टेट होती है, यानी कि चौथा जो सबसे गहरा असर पड़ता है व्यक्ति पर, वो ये है, ऐसे व्यवहार में लिप्त हो जाता है जो उसके परिणाम उसके लिए घातक साबित हो सकते हैं। मैंने पहले बताया है, नशा करने लग जाएगा, बहुत ज्यादा खर्च करने लग जाएगा, किसी व्यक्ति का मर्डर कर देगा। कई बार व्यक्ति अपने आप स्वयं अपने आप का मर्डर कर लेता है, यानी कि आत्महत्या वो कर लेता है। ठीक है, तो दवाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। ये सारी चीजें, ये चार मुख्य रूप से परिणाम होते हैं बीपीडी के। तो अगर ये किसी में दिखाई दें, इस प्रकार का कोई व्यक्ति बिहेवियर करता है, तो कृपया उसे साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास तुरंत दिखाएं। अब बात आती है कि बीपीडी का इलाज या उपचार। देखिए, बीपीडी का कोई उपचार या इलाज नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बीपीडी से ग्रस्त है वो कर्स्ट है। नहीं, उसका प्रबंधन किया जा सकता है, इसको मैनेज किया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। कौन कौन से तरीके हैं? दो मुख्य तरीके इसमें, एक तो चिकित्सा मेडिकेशन और एक होती है थेरापी, साइकोथेरापी। ये दोनों का अगर कलेक्टिव रूप से व्यक्ति को दिया जाए तो व्यक्ति को बीपीडी का प्रबंधन करना आसान हो जाता है। सबसे पहले आप देखेंगे कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरापी, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकोथेरापी है जो ज्यादातर मेंटल डिसऑर्डर्स में, मानसिक परेशानियों में बहुत ही कामगार साबित होती है। दूसरा है आपका दवाएं, जैसे एंटी डिप्रेसेंट दे सकते हैं, और जो मैनिक स्टेट में तो दूसरी प्रकार की दवाएं हैं। याद रखें, साइकोलॉजिस्ट किसी प्रकार की कोई भी दवाई प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता है और न ही करता है। अगर कोई साइकोलॉजिस्ट दवाई प्रिस्क्राइब कर रहा है या करता है तो वो बिल्कुल गलत है, और आप उसकी शिकायत दर्ज कराएं। जो मेडिकेशन है वो केवल साइकियाट्रिस्ट ही प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखें आप। तीसरी जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है योग। करो योग, रहो निरोग। योग एक ऐसी अचूक व्यवस्था है जिसमें किसी भी रोग से लड़ा जा सकता है। कोई भी जिसका इलाज हो सकता है, ऐसी बीमारी नहीं है जिससे योग उसका इलाज नहीं कर सकता, उसको मैनेज नहीं कर सकता। अगर हम नियमित रूप से योग करते हैं, आसन करते हैं और प्राणायाम करते हैं, तो मुख्य रूप से जो विकार होते हैं, मानसिक विकार है, उन पर बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, और बहुतों को तो बिल्कुल जड़ से भी समाप्त किया जा सकता है। और चौथी जो बात है, विश्राम रिलैक्सेशन टेक्निक होती है, जैसे कि प्राणायाम हो गया, श्वसन व्यायाम हो गया, मतलब रेस्पिरेशन एक्टिविटीज है वो है, और विश्राम रणनीतियां या स्ट्रेटजीज होती है। ये सारे अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो बीपीडी का प्रबंधन आसानी से किया जा सकता है। और अंतिम बात मैं कर रहा हूं, कैसे इसका प्रबंध करते हैं? जो मनोचिकित्सा है, साइकोथेरापी, दवाएं और विश्राम तकनीक यानी योग, इन सब का अगर संयोजन करके एक इकट्ठा व्यक्ति को दिया जाए, उस पर उसको अप्लाई किया जाए, तो याद रखें दोस्तों, बीपीडी का प्रबंधन बड़ा आसानी से हो सकता है। जहां तक योग की बात है, हमें इसे रेगुलर करें तो ऐसी समस्या हमारे अंदर उत्पन्न
कभी भी नहीं होगी। दोस्तों, ये मेरे रेफरेंसेस, आप इनको क्रॉस चेक कर सकते हैं, और अगर आपको डीप स्टडी करना है बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में तो उनको आप पढ़ सकते हैं। खास करके ICD-11 और DSM-5 को आप जरूर देखें। और अगली जो वीडियो हमारी होगी, अगली जो मेरी चर्चा होगी आपके सामने, वो होगी मनोविदलता, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। दोस्तों, वीडियो कैसी लगती है? अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को बताएं, औरों को बताएं, और उसमें कुछ कमी लगती है तो हमें बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।